आदम फोर का साया, कोहे मलामत का अजाब। मुसन्निफ समीर राजपूत। तारीख दिसंबर 1912। बाब अव्वल। बर्फानी तैद। दिसंबर 1912 का वो साल शुमाली इलाका जात के लिए कहर बनकर उतरा था। गिलगित एजेंसी से कई मील दूर पहाड़ों की गोद में बसे गांव पासो का राबता बाकी दुनिया से कट चुका था। बर्फबारी इतनी शदीद थी कि मकानों की छतें बोझ से चढ़चढ़ा रही थी। ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, लेकिन उन बुलंद-ओ-बाला चोटियों पर सिर्फ एक ही कानून चलता था, और वो था फितरत का कानून। गांव के नंबरदार इनायतुल्लाह ने एक पुरानी चौपाल में आग जलाने का हुक्म दिया था। ये चौपाल पत्थरों और देवदार की लकड़ी से बनी एक कदीम इमारत थी, जिसकी दीवारें सैकड़ों साल के किस्सों की गवाह थी। इस रात वहां 7 मर्द जमा थे। उनके दरमियान एक पैतल की देगची में कहवा उबल रहा था, लेकिन उसकी खुशबू भी फजा में फैली हुई वहशत को कम न कर सकी। उनमें सबसे अहम शख्सियत सबीदार जमान खान की थी। जमान खान ने बरतानिया की फौज में 30 साल गुजारे थे और कई जंगें लड़ी थीं, लेकिन आज उनकी पेशानी पर पसीना था, बावजूद इसके कि बाहर दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से बहुत नीचे था। उनके साथ करीम बख्श, एक नौजवान चरवाहा, रहमत अली जो गांव का लोहार था, और पीर गुल जो कि एक सूफी मनिश इंसान थे, बैठे थे। बाबे दोम पहले खूनी। निशानात। जमान खान, तुमने अपनी आंखों से क्या देखा? पीर गुल ने अपनी तस्बीह रोकते हुए पूछा। उनकी सफेद दाढ़ी आग की रोशनी में चमक रही थी। जमान खान ने एक गहरा सांस लिया और अपनी पुरानी मार्टिनी हेनरी राइफल को सहलाया। पीर साहब, मैंने सरहदों पर पठान लश्करों का मुकाबला किया है। मैंने तिब्बत के बर्फानी रीछ देखे हैं, लेकिन जो कल रात मैंने बालाई चोटी पर देखा, वो खुदा की बनाई हुई कोई भी आम चीज नहीं थी। वो एक साया था जो बज़ाहिर 10 फीट लंबा था, लेकिन उसके चलने से बर्फ पर कोई चाप सुनाई नहीं देती थी। वो जब गुजरता था तो हवा इतनी ठंडी हो जाती थी कि फेफड़े जमने लगते थे। करीम बख्श ने लरसते हुए कहा, मेरी 6 भीड़ें गायब हो चुकी है। जब मैं बाड़े में गया तो वहां खून की एक बूंद भी नहीं थी। बस दीवार पर एक हाथ का निशान थी जो किसी दैव का मालूम होता था। गांव में खौफ उस वक्त फैला जब 1 हफ्ता कबल गांव का डाकिया, जो चतराल से खतूत लेकर आ रहा था, लापता हो गया। 2 दिन बाद उसका थैला एक गहरी खाई के किनारे मिला, लेकिन उसका जिस्म गायब था। गांव के शिकारियों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, मगर उन्हें बर्फ पर अजीब और गरीब पांव के निशान मिले। ऐसे निशान जो इंसान के थे, मगर उनका साइज किसी आम आदमी से 3 गुना बड़ा था। बाब-ए-सौम, आदम खौर की हकीकत। लोहार रहमत अली ने अपनी भारी आवाज में मुदाखलत की। ये वही हैं जिसका जिक्र हमारे बुजुर्ग किया करते थे। इसे आदम खौर का साया कहते हैं। ये वो मखलूक है जो पहाड़ों की इन गारों में रहती है, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। कहते हैं कि जब इंसान अपनी जरूरत से ज्यादा पहाड़ को काटता है या उसके सुकून में खलल डालता है, तो ये साया बेदार हो जाता है। जमान खान ने गुस्से से कहा, ये सब किस्से कहानियां हैं। अंग्रेज अफसर मेजर विल्सन का कहना है कि ये सिर्फ एक बूढ़ा बर्फानी तेंदुआ है जो अब इंसानों पर हमला कर रहा है। पीर गुल ने मुस्कुराकर सर हिलाया। जमान खान, तुम्हारे मेजर साहब के पास हर चीज का जवाब साइंस में है, लेकिन उन पहाड़ों की उम्र तुम्हारी साइंस से कहीं ज्यादा है। यहां कुछ ऐसी चीजें भी सांस लेती है जिन्हें अक्ल नहीं मानती, लेकिन आंखें देखती है। बाब-ए-चहारम, वो मनहूस घड़ी। रात के 12 बजने वाले थे। अचानक चौपाल के भारी लकड़ी के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। सब मर्द अपनी जगह से उछल पड़े। जमान खान ने फौरन अपनी राइफल का सेफ्टी कैच खोला और दरवाजे की तरफ निशाना बांधा। कौन है? जमान खान ने दहाड़ा। बाहर से कोई जवाब नहीं आया।
बस हवा के साएं साएं की आवाज आई। रहमत अली ने हिम्मत करके दरवाजे की दरार से बाहर झांका। उसका रंग जर्द पड़ गया। वो बाहर खड़ा है, उसने हकलाते हुए कहा। सबने देखा कि चौपाल की खिड़की के बाहर एक अजीम उलशान साया खड़ा था। वो इतना बुलंद था कि उसका सर खिड़की से भी ऊपर था। उसकी आंखें दो सुर्ख अंगारों की तरह अंधेरे में दहक रही थीं। वो किसी जानवर की तरह नहीं, बल्कि एक मगरूर शिकारी की तरह साकिन खड़ा था। अचानक एक चीख सुनाई दी। करीम बख्श, जो खौफ के मारे दीवार से लगकर बैठा था, उसे महसूस हुआ कि छत से कोई चीज नीचे आई है। उससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, चौपाल की लकड़ी की छत किसी सूखे पत्ते की तरह फट गई और एक तवील स्याह बालों से ढका हुआ हाथ नीचे आया। उस हाथ के नाखून दरांती की तरह तेज थे। करीम बख्श को एक ही झटके में ऊपर खींच लिया गया। उसकी आखिरी चीख पूरे गांव में गूंजी और फिर एक महीब खामोशी छा गई। बाब पंजम, इबरत का अंजाम। जमान खान ने छत की समत गोलियों की बौछार कर दी, मगर गोलियों की आवाज बर्फानी पहाड़ों में गूंज कर रह गई। बाहर से एक ऐसी हंसी सुनाई दी जो इंसानी नहीं थी, ऐसी आवाज जैसे पहाड़ आपस में रगड़ खा रहे हो। अगली सुबह जब सूरज निकला तो चौपाल के गिर्द बर्फ पर खून का एक कतरा भी नहीं था। करीम बख्श का जिस्म कहीं नहीं मिला, बस उसकी टोपी छत के टूटे हुए हिस्से के करीब पड़ी थी। जमान खान की बंदूक अभी तक गर्म थी, लेकिन वो जान चुके थे कि लोहा उस साए का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पीर गिल ने करीम की टोपी उठाई और नम आंखों से कहा, ये पहाड़ हमें खामोश रहने का सबक दे रहे हैं। इनकी खामोशी को अपनी तरक्की और शिकार से तोड़ा, अब वो हमारी आबादी को अपनी खामोशी से बदल रहे हैं। इखलाकी सबक। कुदरत का तवाजुन बिगाड़ने का नतीजा हमेशा होलनाक होता है। इंसान को चाहिए कि वो अपनी हुदूद को पहचाने और फितरत के साथ हम आहंगी से रहे। गुरूर और बेजा मदाखनत इंसान को उस अंजाम तक पहुंचा देती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता।